ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ या आपको कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना होगा। बिल्कुल इजी होकर आप बात सुनेंगे और थोड़ी सी गपशप होगी आपके साथ, कुछ आपको स्टोरीज सुनाऊंगा और कुछ बातें होंगी आपके साथ से। आप कोई भी प्रॉब्लम आप शेयर करना चाहें, कोई क्वेश्चन करना चाहें, आप हाथ रेज करके क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ स्टोरीज पहले बताना चाहूँगा। तकरीबन 1500 से पहले उज़्बेकिस्तान का एक शहर है बुखारा, वहाँ पर एक स्टूडेंट था। स्टूडेंट नहीं कहेंगे, एक लड़का था, क्योंकि इतने ज़्यादा मदारिस उस टाइम पे होते नहीं थे, इंस्टीट्यूशंस नहीं होते थे, स्कूल्स नहीं होते थे। एक लड़का था और उसको यूँ लगता था कि वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, अलजेब्रा में बहुत अच्छा है, और उसको कोई टीचर नहीं मिलता था जो उसको अलजेब्रा सिखा सके। लेकिन उसको ये चीज़ फील हुई, उसके अपने अंदर ये चीज़ महसूस हुई कि वो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा जानता है। एक सब्ज़ी फरोश उसको मिला, जिससे उसको ये मालूम पड़ा कि ये कुछ मैथमेटिक्स के बारे में ये सब्ज़ी फरोश जानता है, और उसने उससे कुछ सीखना शुरू कर दिया। उससे रिक्वेस्ट की और उस सब्ज़ी फरोश ने उस लड़के को कुछ चीज़ें सिखाई। लेकिन चूँकि वो इतना बहुत नहीं जानता था, उसने पूछना शुरू किया कि मैं और मैथमेटिक्स या अलजेब्रा के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से ले सकता हूँ। उसको बताया गया कि आपको लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। उन दिनों में यूँ हुआ करता था कि लाइब्रेरी, और मैं एक और बात यहाँ पे आपको बताता चलूँ, 1500 से पहले बुक्स जो हैं वो हाथ से लिखी जाती थी, वो पब्लिश नहीं होती थी, उनकी कॉपीज़ नहीं होती थी, और एक बड़ी लग्जरी हुआ करती थी बुक, जो कि सिर्फ किंग्स के पास हुआ करती थी और किंग्स की लाइब्रेरीज़ में हुआ करती थी। उसको ये पता चला कि किंग की लाइब्रेरी में बुक्स हैं जो मैं पढ़ सकता हूँ और उनके ज़रिए मैं इल्म हासिल कर सकता हूँ, मैं अपने इल्म में आगे जा सकता हूँ। और फिर उसको ये मालूम पड़ा कि किंग को एक बीमारी है, और वो ये कहता है कि उस बीमारी का अगर सोल्यूशन मुझे जो दे देगा, उस शख्स को मैं वो दे दूंगा जो वो मांगता है मुझसे, जो वो चाहेगा मैं उसको दूंगा। उसने क्या किया कि वो स्टमक का एक प्रॉब्लम था, उसने उसके ऊपर सर्च करना शुरू किया। कुछ हकीमों के पास गया, कुछ तबीब के पास गया, कुछ जड़ी बूटियों के मुरक्कब बनाए, कुछ माजूनें बनाई, उनको कुछ लोगों पे टेस्ट किया, और वो बादशाह तक पहुंच गया और बादशाह को बताया कि उसने बीमारी का जो है वो इलाज दरियाफ्त कर लिया। उसने बादशाह को ये बात बताई। बादशाह ने भी अपने किसी बंदे से वो टेस्ट की, क्योंकि बादशाह पहले ज़रूर किसी को टेस्ट करवाते हैं जो कुछ भी उन्होंने खाना हो, और वो वाकई में उस बीमारी का इलाज था। और फिर यूँ हुआ कि बादशाह ने उसको कहा कि ठीक है, जो तुम मांगते हो मैं तुम्हें देता हूँ। तो जो वो चाहता था वो यही चीज़ थी कि वो लाइब्रेरीज तक एक्सेस चाहता था, बुक्स तक एक्सेस चाहता था। बादशाह ने उसको एक्सेस दे दी और ये कहा कि 1 साल तक आप इस लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इसको कुछ कॉपी नहीं कर सकते हैं, नोट्स नहीं बना सकते हैं। 1 साल आपके पास है इस लाइब्रेरी में, और आपने बुक्स पढ़नी है, जितना मर्जी वक्त यहाँ पर गुजारें, लेकिन आपने नोट्स कॉपी नहीं करने। उस शख्स ने 1 साल का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लाइब्रेरी में गुजारा, और उसका कमाल ये था कि जब वो उस लाइब्रेरी से निकला 1 साल बाद, तो वहाँ पर मौजूद तमाम किताबें वो याद कर चुका था, तमाम किताबें वो ज़बानी याद कर चुका था। खैर, वहाँ से वो निकला और बादशाह को जब ये बात पता चली कि उसने सब याद कर लिया, तो उसको उसके बेटे ने वहाँ से निकाल दिया। वो दीगर मदारिस में गया और तालीम हासिल करता रहा, और उसका इंटरेस्ट तिब की तरफ बन गया, फिर मेडिकल साइंस की तरफ, और उसने कुछ किताबें लिखना शुरू कर दी। उन दिनों में 50-60 से ज़्यादा सफ़ों की किताब नहीं हुआ करती थी। उसने कुछ किताबें लिखी और तकरीबन 500 के करीब वो किताबें लिख चुका था, जो कि कोई जानता नहीं था कि उसने वो किताबें लिखी हैं, और वो मर गया। उसके 200 साल बाद उन किताबों को इंटरप्रेट किया गया, और ये पता चला कि वो मेडिकल साइंस को रीशेप कर गया। वो इंसान था अबू अली सीना, इब्ने सीना। उसने मेडिकल साइंस में एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दी, उसने हिस्ट्री चेंज कर दी मेडिकल साइंस की। आज मेडिकल साइंस की बहुत सी जो इजादात हैं या जो मेडिसिन्स बनती हैं, वो बेस करती हैं अबू अली सीना की तहकीक पर। 1500 से चलते हुए आए, अस्सलाम वालेकुम। तो 25 दिसंबर
1876 हिंदुस्तान में, उस वक्त हिंदुस्तान होता था, सिंध, कराची, वहाँ पर एक बच्चे की पैदाइश हुई। ये पहली जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है आपने अपने माइंड में रखनी है। मेरी सारी बातें जो आपसे शेयर होंगी इस दौरान में इन 3 स्टोरीज से कनेक्टेड होंगी। 1876 25 दिसंबर एक बच्चे की पैदाइश हुई जो कि बहुत ही कमज़ोर था और उसकी माँ बड़ा ख्याल रखती थी उसका। बढ़ता गया, वो आम बच्चों की तरह खेलता भी था और जिस तरह कुछ ऐसी आदत होती हैं बच्चों की जिनसे माएँ तंग होती हैं, माँ मना भी करते थे। करते करते वो अपनी जवानी को पहुंच गया, लेकिन जो एज थी, एक बचपने की एज जो थी, वो इंतहाई कमज़ोरी में गुजारी, बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। और फिर वो चले गए इंग्लैंड पढ़ने के लिए। उनको भेजा गया था बिज़नेस स्टडीज़ के लिए उनके वालिद ने, क्योंकि उनके वालिद खुद एक ताजिर थे, एक बिजनेसमैन थे, और उन्होंने उनको बिज़नेस स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड भेजा। लेकिन वहाँ जाकर उनको यूँ लगा कि वो लॉ पढ़ना चाहते हैं और उन्होंने लॉ पढ़ना शुरू कर दिया। अपनी पढ़ाई में सक्सेस हासिल की, हिंदुस्तान लौटे और हिंदुस्तान में ज़रूरत महसूस की एक चीज़ की और एक तहरीक चलाई, जिस तहरीक के नतीजे में आज हम जिस मुल्क में बैठे हैं उसको पाकिस्तान कहते हैं और वो बच्चा मोहम्मद अली जिन्ना थे। तीसरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। 1950 कराची की गलियों में एक नॉर्मल चीज़ें बेचने वाले जो लोग फेरी वाले फिर रहे होते हैं, एक लड़का फिरता था और उसके पास कुछ कपड़े के थान हुआ करते थे। कभी बिकते थे, कभी नहीं बिकते थे, कभी अच्छा दिन गुजर जाता था और वो कराची की सड़कों पे इसी तरह फिरता रहता था। एक दिन यूं हुआ कि उसने 2 नौजवानों को लड़ते हुए देखा और उनमें से एक जवान जो था वो इंतहाई ज़ख्मी हो गया। बहुत से लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। आप लोग भी अमूमन देखते हैं जहाँ कहीं लड़ाई हो रही हो तो बहुत से लोग जमा हो जाते हैं और उस तमाशे को देखते हैं। उसमें भी बड़ा कुछ सीखने को होता है। अगर कभी मौका मिला तो मैं ये भी आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप ये देखेंगे कि ये 2 लोग कितने मायूब लग रहे हैं और हमें ऐसा नहीं करना कभी। या फिर आप ये देखेंगे कि इसने ऐसे पंच मारा, मेरी लड़ाई होगी मैं भी ऐसे मारूंगा। ये दोनों चीज़ें आपके सामने होती हैं कि आपने क्या उसमें से गेन करना है। आप कोई भी चीज़ अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं। एनीवेज वापस अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ। तो वो जो एक लड़का बीमार हो ज़ख्मी हो गया, उस लड़के को वो हॉस्पिटल ले गए और उसका इलाज करवाने की कोशिश की और इस काम में उनको मज़ा आया, उनको अच्छा लगा। वो अपनी सारी थकन भूल गए। वो ये भूल गए कि मेरे थान जो है वो बिक नहीं रहे थे, मेरी चीज़ें बिक नहीं रही थी और उनको लगा कि मैं इस चीज़ के लिए बनाया गया हूँ। उनका नाम था अब्दुल सत्तार ईदी। 1800 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस मुल्क में उनकी चलती हैं जो कि उन लोगों की मदद करती हैं जो ज़ख्मी हो जाते हैं या जिनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जिनको कोई बीमारी हो जाती है। ये 3 स्टोरीज़ मैंने आपको सुनाई। हम तमाम की ज़िंदगी इसी तरह की होती है। हम कोई भी कहानी सुनते हैं, हम कोई भी स्टोरी सुनते हैं, वो सिर्फ उस एक शख्स की स्टोरी नहीं हुआ करती है, मगर इम्पॉर्टेंट ये है कि वो स्टोरी हम तक कैसे पहुंची। 1500 की मैंने आपको एक कहानी सुनाई, एक कहानी मैंने आपको 1876 की सुनाई, एक कहानी मैंने आपको 1950 की सुनाई। ये सब स्टोरीज हम तक कैसे पहुंची? क्योंकि इन लोगों में कुछ था जो कि हमें देखना होता है, हमें फाइंड आउट करना होता है अपनी ज़ात के अंदर। एक कोट है, इमाम मालिक ने कहा था कि इंसान की 2 पैदाइशें होती हैं। एक तो वो जिस दिन पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, वो उसकी पैदाइश है। दूसरी पैदाइश उसकी तब होती है जब वो ये जान लेता है कि वो क्यों बना है। ये तो आप सब जानते होंगे कि आपने सुना होगा, आपको बताया गया होगा, आपके टीचर्स ने बताया होगा, आपके पेरेंट्स ने बताया होगा कि इंसान को अशरफुल मखलूकात कहते हैं। जानते हैं सब? ठीक है। इसका मतलब कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा अशरफुल मखलूकात का मतलब? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और अहसन तकवीम का मतलब जानते हैं आप? चलें, अहसन तकवीम सबसे खूबसूरत तख्लीक। अल्लाह ताला ने यह कहा कि मैंने इंसान को सबसे खूबसूरत तख्लीक किया और उसके साथ साथ अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया। आप तमाम जो यहाँ पर बैठे हैं, सबकी शक्लें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से
सबकी शक्लें मुख्तलिफ हैं, इसी तरह सबके ब्रेन्स भी मुख्तलिफ हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ इसको हर स्टूडेंट डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि आपको एक पॉइंट पर लाकर उसी पॉइंट पर रखूं जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर आप कहीं से फिसलते हैं और आपके माइंड में कोई सवाल आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अशरफुल मखलूक़ात इंसान को इसलिए बनाया गया कि तमाम मखलूक़ात वो सब कुछ करती हैं जो हम करते हैं। हम खाना भी खाते हैं, हम सोते भी हैं, हमारी ज़िंदगी की सुबह भी होती है, शाम भी होती है। आप अगर जानवरों पर नज़र डालें तो तमाम जानवर ये सब काम करते हैं जो हम करते हैं, लेकिन इंसान को जो चीज़ अशरफ करती है, जो चीज़ उसको आला करती है, वो उसकी सोच है। अल्लाह ताला ने इंसान को सोच दी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसको ज़बान दी है, वो कम्युनिकेट कर सकता है, बात कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंसान को अशरफ बनाती हैं, दूसरी मखलूक़ात से बेहतर बनाती हैं। अब सोच के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं? सोच के ज़रिए आप कर ये सकते हैं कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको क्यों बनाया गया। 2019 में आज आप मौजूद हैं। 2 जंगें लड़ी जा चुकी हैं, शायद अगर आपने अभी नहीं पढ़ा तो आगे जाके हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें पूरी दुनिया में जंग छिड़ी थी, ठीक है। न्यूक्लियर हमले हो चुके हैं। अरबों खरबों साल पहले ये दुनिया बनी थी और इसकी हिस्ट्री गालिबन 5000 ईयर्स की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है, उससे पहले की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद नहीं है। आज 2019 में आपको हवा की ठंडक महसूस होती है, आपको खाने का जायका आता है, आप एक दूसरे से बात करते हैं तो आपको अच्छा फील होता है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें आज 2019 में अल्लाह ताला ने आपके लिए पहले से, आपके आने से पहले यहाँ पे तैयार कर रखी थी, और आज आप उन चीज़ों को महसूस करते हैं जिनको हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लिया करते हैं, जिनकी हमें कदर हुआ नहीं करती। इस हाथ का हिलना, आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कि पैरालाइज होंगे, वो हाथ को हिला नहीं सकते हैं, लेकिन उनके पास भी कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो अल्लाह ताला ने उनको एक टैलेंट दिया होगा। तो जब हम ये देखते हैं कि आज 2019 में हम मौजूद हैं और इतनी सारी नेमतें, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कुदरत की हम पर हुई है, उसके साथ साथ हमारे पेरेंट्स हैं जिनके दिलों में रब ताला बेतहाशा मोहब्बत डाल देते हैं अपने बच्चे के लिए। वो पेरेंट्स हैं जो हमें बड़ा करते हैं। यहाँ पर इतने सारे इंस्टीट्यूट्स बने हैं जिस पर आप जिनमें आकर आप पढ़ते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं सुबह से शाम तक, उनकी एक काविश चलती है, कोशिश चलती है। इस सब के पीछे कभी आपने अकेले में सोचा हो कि ऐसा क्यों है, हम इतने इंपॉर्टेंट कैसे हैं? कभी आपको किसी को ऐसा लगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है? किसी को नहीं लगा। चलें, आज के बाद इंशाल्लाह जरूर लगेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना अरसा गुजर जाने के बाद, इतनी जंगें लड़ जाने के बाद, न्यूक्लियर हमले हो जाने के बाद, फिर भी आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तो हम सब जानते हैं, हम सब का ईमान है कि अल्लाह ताला कोई भी चीज़ ऐसे ही तख्लीक नहीं करते हैं। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपका यहाँ पर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी वर्थ समझनी है, और वो कैसे समझनी है? आपके अंदर टैलेंट है, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक बड़ा टैलेंट रखा है। आप देखते होंगे कि अचानक कोई एक्टिविटीज़ हो रही हो, एक स्टूडेंट आएगा और वो कुछ एक बड़ी प्यारी सी तस्वीर बना देगा और सारे हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे, उसने सीखा कहीं से नहीं होगा, लेकिन वो बना लेगा। वो टैलेंट उसके अंदर बिल्ट इन है। एक स्टूडेंट उठेगा, उसको कहा जाएगा कोई गाना सुनाओ, कोई नाच सुनाओ, वो ऐसे सुर में वो चीज़ पढ़ेगा कि सब हैरान रह जाएंगे। आप अक्सर देखते हैं, बड़ी वीडियोज़ आती हैं, वायरल होती हैं कि एक स्टूडेंट है या कोई छोटा सा बच्चा और वो गा रहा है और बड़ा ज़बरदस्त गा रहा है। तो ये इस तरह के बेबहाशा जो है ना, बेबहा टैलेंट्स हर इंसान के अंदर मौजूद होते हैं। एटलीस्ट एक ज़रूर होता है, वो आपको फाइंड आउट करना होता है। आपको वो टैलेंट कैसे पता चलेगा? आप वो टैलेंट कैसे ढूंढ सकते हैं? याद रखिएगा, जिस तरह मैंने कहा कि इंसान को एक मुख्तलिफ मखलूक और अशरफ मखलूक बनाया गया दीगर तमाम मखलूक़ात से। उसमें एक चीज़ ये है कि आप लोग महसूस करते हैं। हम इंसानों के अंदर फील हुआ करती है, हम महसूस करते हैं, और हम फील जब कुछ करते हैं तो हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें हमें मज़ा आ रहा है, हमें वो काम अच्छा लग रहा है, हमें अच्छी फील, पॉजिटिविटी सबसे पहले अपने माइंड में पॉजिटिविटी को रखना है कि आप पॉजिटिव हैं, आप सही रास्ते पर जा रहे हैं और आप एक काम करने लगे। आपकी स्टडीज़ हैं, आपको आगे जाकर स्टडी चूज़ करनी है कि आपने किस फील्ड में जाना है।
तो आप अभी ये देखेंगे कि वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ते हुए आप बड़ा अच्छा फील करते हैं, आपको बड़ा मज़ा आता है। वो बायोलॉजी है, वो फिजिक्स है, वो मैथमेटिक्स है, वो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आप वैसे बैठे में और आप कहें कि मैं थोड़ी देर इसको पढ़ लेता हूँ, मैं इस बुक को खोल लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, या आप किसी से बात कर रहे हो। अच्छा, बुक्स का हमारे ऊपर शायद ऐसा इफेक्ट होता है कि वो हम खोलें तो नींद आने लग जाती है, ठीक है, लेकिन आपने इसको नॉर्मल लाइफ में फील करना है कि जब आप दो दोस्त रिसेस में बैठते हैं तो आप किस चीज़ के बारे में बात ज़्यादा करते हैं, आपको क्या ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है किस सब्जेक्ट में, तो वो उस सब्जेक्ट में, उस फील्ड में आपका टैलेंट मौजूद है। सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको वो काम जो आपको टाइम एंड स्पेस से बाहर कर दे, टाइम एंड स्पेस से बाहर। कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनको ये लग रहा है कि कब खत्म होगा और जाएंगे? कोई है ऐसा? चलें, थैंक यू। टाइम एंड स्पेस से जो चीज़ आपको बाहर कर दे, वहां पर आपको वक्त की फिक्र खत्म हो जाती है कि कितना वक्त गुजर चुका है। आप अचानक घड़ी देखेंगे और आपको पता लगेगा 2 घंटे गुजर चुके, पता ही नहीं लगा। मैं तो बहुत मजे, और कहीं ऐसा होगा, कोई ऐसी क्लास होगी या कोई ऐसी एक्टिविटी, किसी रिश्तेदार के घर जाएंगे जहां पर कोई आपकी एज का बच्चा नहीं होगा, आप कहेंगे कब उठेंगे, कब ये खत्म करेंगे सियासत, और कब ये बातें खत्म होंगी, हम घर जाएंगे। वो ऐसी चीज़ है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसी घर में कोई आपका एज फेलो आपको मिल जाएगा, वो आपको अपने रूम में ले जाएगा, वो आपको दिखाएगा ये देखो मैंने अपना रूम ऐसा डेकोरेट किया, तो आपको नीचे से अम्मा आवाज़ें देती रहेंगी आपकी, मैं आई, ठीक है। तो ये वो चीज़ें जो आपको टाइम एंड स्पेस से आउट कर देती हैं, ये आपने अपनी फील्ड में फाइंड आउट करनी होती है कि आपको वो कौन सी चीज़ है जो आपको टाइम एंड स्पेस से बाहर कर रही है। फिर आपको फिक्र नहीं होती है, बायोलॉजी बहुत पसंद है, मैथमेटिक्स बहुत पसंद है, लेट्स से मार्क्स कितने आए, 80 आ गए। वो अक्सर सुना करते हैं कि जितने में 3 लड़कियां पास हो जाती हैं, 3 लड़के पास हो जाते हैं, उतने में 1 लड़की भी पास होकर रो रही होती है। तो आपके 80 मार्क्स आ गए अगर, और आप परेशान है कि 80 क्यों आए हैं, ज़्यादा आने चाहिए थे, तो फिर वो काम मज़े का नहीं था, आप वो करना नहीं चाहते थे, वो नंबरों की दौड़ थी। जब आप कहेंगे ना 80 आए हैं, हाँ ठीक है, सही है, नेक्स्ट टाइम इससे अच्छे भी आ जाएंगे, मैं तो जानता ही हूँ, मैं तो जानती हूँ, ये सब्जेक्ट तो मेरी टिप्स पे है, वो काम आपके लिए बने जो आपको परेशान नहीं करे, जिसमें रेस ना हो, जिसमें शुक्र है आज 80 आ गए, बस दोबारा तो पढ़ना नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ना हो, आपकी फिंगर टिप्स पर वो चीज़ हो। वो हर इंसान के अंदर मौजूद है, इस बात पे आपने बिलीव करना है, यकीन करना है कि कुछ ऐसा है जो आपके अंदर मौजूद है। जो 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी, उन एग्जाम्पल्स में आपको ये चीज़ें नजर आएंगी। पढ़ने बिजनेस गए थे, पढ़ के लॉ आए, उनको मालूम था कि उनके अंदर लॉ है, वो एक वकील बन सकते हैं, और उस चीज़ में परफेक्शन आई। फिर जब आप ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपके अंदर जो टैलेंट है, वो टैलेंट आप उसके ऊपर वर्किंग करते हैं जब, तो फिर एक नाम बनता है, उसको सक्सेस कहते हैं, ठीक है। एक तीसरी चीज़ आपकी शायद काम की ना हो इस वक्त में, क्योंकि इस वक्त तो आप लोगों की एज कम है, लेकिन शायद 1, 2 साल 3 साल बाद आपको इस चीज़ की भी फिक्र होगी कि आपने जो फील्ड आपने चुननी है, उस फील्ड में आपको कमाना होता है। ये जुमला याद रखिएगा कि अपनी फील्ड चुनते हुए जब आपको ये फिक्र ना हो कि सैलरी क्या है, जब आप ये क्वेश्चन ना करें कि सैलरी क्या है, तो आपने सही फील्ड चुनी है। अगर आप, हालात सबके डिफरेंट होते हैं नो डाउट, और मेहनत बहुत ज़रूरी है, और स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाते हैं। अगर आपको कोई और जॉब नहीं मिल रही तो आप कोई भी जॉब करते हैं और फिर आगे स्टेप बाय स्टेप चलता है। लेकिन अगर आपको फिक्र नहीं है कि सैलरी है क्या, जो कुछ भी है, जितनी भी है, मुझे मंजूर है, मुझे कबूल है, तो वो काम आपके लिए बना। और एक चीज़ कि वो काम, वो टैलेंट जो आपके अंदर मौजूद है, वो आपको रिस्पेक्ट देने लग जाएगा, वो आपको इज्जत देने लग जाएगा। ये मैम यहाँ पर मौजूद हैं, सर खड़े हैं, आप लोग सब इनको रिस्पेक्ट देते हो, तो ये अपने काम को एंजॉय करते हैं। ये रोज़ तैयार होते हैं, आते हैं, बड़े शौक से तैयारी करके आप लोगों को पढ़ाते हैं, आप लोगों को जो है वो पीरियड्स पूरे अटेंड करते हैं, छुट्टी नहीं होती है। ये वो चीज़ है जिसको ये इसलिए एंजॉय करते हैं क्योंकि इनको बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलती है। जब कोई पूछे, अच्छा इशफाक अहमद साहब एक पिछली सदी के स्कॉलर गुजरे हैं, उनकी एक बात मुझे याद आती है। वो कहते हैं, टीचर्स के हवाले से ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे कंट्री भूल रहा है कि वो किस कंट्री में थे, तो उन्होंने ये बात बताई कि उस कंट्री में उनका चालान हो गया
और वहाँ पर यह होता है कि चालान जब होता है तो अदालत में बुलाया जाता है, और वो अदालत में गए और जज ने उनसे पूछा कि जी आप क्या करते हैं। वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा मैं प्रोफेसर हूँ। तो जज खड़ा हो गया और जितने वहाँ पर तमाम लोग थे वो सब खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा हमारे पास आज यहाँ पर एक टीचर है, अ टीचर इज़ इन द हाउस, और सब लोग खड़े हो गए। ये टीचर की रिस्पेक्ट थी। और इशफाक साहब ये बताते हैं कि उन कंट्रीज़ की सक्सेस की जो रीज़न है वो सबसे ज़्यादा ये है कि उन्होंने अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट दी, क्योंकि टीचर मेंटोर आपको बनाता है, आपको सिखाता है। टैलेंट पे आऊँगा वापस, ये आपको पोक करता है। आपका सुबह एग्ज़ाम है या सुबह आपकी क्लास है और आपको फिक्र नहीं होगी, आपको वो रिस्पेक्ट चाहिए होगी कि जब टीचर क्वेश्चन करेंगी ना तो मैं सबसे पहले हाथ ऊपर करूँगी, ठीक है। आपको वो रिस्पेक्ट चाहिए होगी उस सब्जेक्ट के साथ या अपनी स्टडीज़ के साथ। जब आप स्टडी में अपने आप को अच्छा करेंगे, आप ये टैलेंट अपने अंदर फाइंड आउट कर लेंगे कि आप स्टडी अच्छी कर सकते हैं, तो फिर वो चीज़ आपको पोक कर रही होगी कि उठो पढ़ो। आप कोई भी टैलेंट देखें, एक तस्वीर कोई मुसव्विर बनाता ऐसे ही नहीं है, उसको वो तस्वीर पोक कर रही होती है कि उठो मुझे बनाओ। एक गज़ल, एक नज़्म, एक शायर ऐसे नहीं लिखता, वो उसको पोक कर रही होती है। मैं चाह रहा हूँ कि बड़े आसान वाक़यात आपको सुनाऊँ ताकि आपको समझ भी आए। मुझे अरस्तू का एक वाक़या इस बात पे याद आया कि बड़ा छोटा सा होता था आपकी एज का, खैर आप तो इतने छोटे नहीं हैं लेकिन इससे कम एज का। तो वो अपने घर से निकलता था तो वहाँ पर करीब एक कुम्हार बैठा होता था। कुम्हार आप लोग जानते हैं, जो बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन, वो कुम्हार बैठा होता था। और कभी आपने देखा हो आपके घरों में डेकोरेशन पीसेस पड़े होंगे, बड़ी प्यारी सी सुराई होगी उसकी, यूँ गर्दन और बड़ी लंबी सी, और वो मिट्टी से बना होता है। कभी इत्तेफाक होगा आपको किसी ऐसे एरिया में जाने का या टेक्सला साइड पे जाने का, तो आप देखिएगा वो बनते कैसे हैं, उनको कैसे बनाया जाता है। वो एक मशीन सी होती है जो कि घूमती है और उसके ऊपर वो जस्ट अपने हाथ रखता है और वो हाथों की मूवमेंट ऐसी होती है कुम्हार की कि वो बर्तन की शेप बन जाती है। तो अरस्तू जो कि एक बहुत बड़ा फिलोसफर था और उसको बचपन में शायद ये मालूम पड़ गया था कि उसके जहन में सवाल उठते हैं और वो सवाल करता था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई चीज़ आपको आप बात करते हुए आपको शर्म आ रही हो ना, तो आपने ये देखना है कि नहीं ये आपके लिए नुकसानदेह है। आपने टीचर से क्वेश्चन करना है कि ऐसा क्यों है, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपको समझ नहीं आ रहा। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, देखिए जवाब जो है वो सवाल का होता है, सवाल नहीं होगा तो जवाब मिलेगा नहीं, इंफॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं। वो बड़े अच्छे लोग होते हैं जिनको नजर आता है या कोई बात करते करते वो बीच में कहते हैं नहीं इसका क्वेश्चन बताएं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं ये क्यों है, ये कैसे है। वो एक बड़ा जीनियस माइंड होता है जो किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि ये चीज क्यों है। तो अरस्तू ने ये सवाल किया कि ये जो तुम बर्तन बनाते हो, ये जो शेप बना रहे हो, ये पहले कहाँ बनती है। एक बड़ा अजीब सा सवाल है जो शायद समझना मुश्किल हो जाए कि ये पहले कहाँ बनती है। तो उसने ये जवाब दिया कि ये पहले मेरी सोच में बनती है, ये मेरे जहन में पहले बनती है। यानी कि आपके जहन में एक चीज क्रिएट होती है पहले और फिर आप उसको शेप देते हैं, और वो शेप जब सामने बन के आती है तो वो ऐसी खूबसूरत बनती है। ये चीज कनेक्टेड है आपकी लाइफ में हर चीज के साथ। मैंने पहले कहा था कि आप लोग बिला वजह नहीं आए हैं, तो इसका मतलब है आपकी क्रिएशन के पीछे भी कोई सोच थी। जो सबसे बड़ी क्रिएटर है उन्होंने कुछ सोचा होगा, उस सोच के तहत एक तख्लीक आई और वो इस दुनिया में आज इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद 2019 में आप सांस ले रहे हैं, मौजूद है। तो वो सोच इंपॉर्टेंट है। फिर वो एक बर्तन की बड़ी खूबसूरत सी शक्ल आती है और वो फिर उसके ऊपर और डेकोरेशन की जाती है और वो अच्छे दामों बिकता है। तो जनाब टैलेंट का आगाज सोच से और आपकी ज़ात के अंदर हुआ करता है, ठीक है। देखिए इजी चीज़ आपने नहीं ढूंढनी लाइफ में कभी। अगर आप इजी की तरफ जाएंगे, आप बैठ जाएं प्लीज़, अगर आप इजी की तरफ जाएंगे ना तो आसानी पसंद हो जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, हमेशा वो स्टूडेंट्स ज़्यादा कामयाब रहते हैं जो स्ट्रगल ज़्यादा करते हैं, और वो स्ट्रगल उनको बिला वजह मिल जाती है। यानी कि एक बड़े गरीब घराने में एक बच्चा पैदा हो गया, वालिदैन पढ़े हुए नहीं हैं, घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं है, आपको पता लगेगा कि वो कहीं पर DSP लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसने स्ट्रगल ज़्यादा की। एक इस बात पे मुझे एक चीज़ याद आई, आपको पता है तितली कैसे बनती है? वो प्रोसेस का नाम कोई मुझे बताएगा? आपने बोला? किसने बोला? ज़रा ऊंचा बोले ना। हाँ वो वहाँ से बात, ठीक है, बिल्कुल सही है। उस प्रोसेस में ये होता है कि एक छोटा सा अंडा होता है,
बाकी लंबा प्रोसेस पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें सबसे पहले एक सुराख पैदा होता है, एक छोटा सा सुराख, और उस सुराख से तितली बाहर निकलने की कोशिश करती है। ठीक है, जितना छोटा वो सुराख होगा और जितनी कोशिश ज्यादा तितली करेगी उसमें से निकलने की, उतनी वो खूबसूरत और उतने बड़े उसके पर हुआ करते हैं, उतने बड़े उसके पर होते हैं और उतनी उसकी उड़ान ज्यादा होती है। अगर वो सुराख बड़ा होगा, कोई देखे कि इसको तोड़ देते हैं, इस अंडे को, आराम से बाहर आ जाएगी, वो आगे नहीं जा सकती है। ये कुदरत हमें निशानियां बताती है कुछ। देखें, इंसान वो वाहिद मखलूक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा अपनी लाइफ में हमेशा। इंसान वो वाहिद मखलूक है जो गैर तरबियत याफ्ता पैदा हुआ है, जो बिल्कुल ब्लैंक पैदा हुआ है, बिल्कुल जीरो। आपको कुछ नहीं मालूम था जब आप इस दुनिया में आए थे। एक चिड़िया का बच्चा जैसे ही पर निकलते उड़ने लग जाता है, उसको कोई नहीं सिखाता कि उड़ना कैसे है। मछली पानी में तैरने लग जाती है, सांप रेंगने लग जाता है, शिकार पे अपने शेर निकल जाता है, उनको ये बातें सीखनी नहीं पड़ती हैं। इंसान वो वाहिद मखलूक है जो तमाम तर चीज़ें सीखता है। अगर आप एक दूसरे से बात करते हैं, आपकी लैंग्वेज उर्दू है या इंग्लिश है, आपके एक्सेंट्स डिफरेंट है, आपने कभी सोचा कि इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह ये है कि जो आपके फोर फादर्स बोलते थे, ये वो लैंग्वेज है। अगर आप चाइना में होते तो आप चाइनीज़ बोल रहे होते, आपके फोर फादर चाइनीज़ होते तो आप चाइनीज़ बोल रहे होते, लेकिन आप उर्दू बोलते हैं, आपका एक्सेंट इस तरह का होता है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो कि एक ब्लैंक जहन में एक ब्लैंक बोर्ड है जिस पर लिखी जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप लाइफ में जो कुछ आपके इन्वायरमेंट में हो रहा होता है, ये आपके माइंड के ऊपर लिखा जा रहा होता है। और इस चीज़ में आपकी एक जिम्मेदारी ये बनती है कि आपने ये देखना है कि हमारे माइंड पे क्या लिखा जा रहा है। कहते हैं ना कि अच्छे दोस्तों में बैठो, आपके पीछे टीचर्स भी इस बात पे पड़े रहते हैं, आपके पेरेंट्स भी, कि अच्छे लोगों से दोस्ती किया करो, अच्छे स्टूडेंट्स के साथ बैठा करो। ठीक है, कोई नज़र आ जाए कि एक स्टूडेंट ऐसा था, उसने ऐसा कुछ किया, तो आपको नेक्स्ट टाइम वार्न करेंगे, उसके पास आपने नहीं जाना। उसकी वजह ये है कि आप लोग सीख रहे होते हैं और आपको नहीं मालूम होता। ये बड़ा स्लो प्रोसेस होता है जो कि बैक माइंड पे चलता रहता है, आपको मालूम नहीं होता आप क्या सीख रहे हो। वो मुझे एक बचपन में आदत पड़ी थी बड़ी अजीब सी, कि मेरे को खाना दे दो। अब वो मेरे को जो लफ्ज़ था ना, मैं घर आके मैंने अम्मी को कहा मेरे को खाना दे दो। उन्होंने कहा ये क्या है, ये कहाँ से सीख के आए हो? ठीक है, अब मुझे मालूम नहीं था ये मैंने कहाँ से सीखा है, लेकिन फिर पता लगा सोचते सोचते कि अच्छा वो कॉलेज में वो लड़का था, वो ऐसे बोलता था। आपको नहीं पता होता कि अनकॉन्शियसली आपका माइंड चीज़ों को पिक कर रहा होता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ देखनी होती है। आपके क्वेश्चन की तरफ वापस आऊँगा, चीज़ें इधर उधर निकल जाती हैं। स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है, और जो मैंने तरीका बताया आपको, वो सबसे पहला ये है कि फील, आपको किस काम में मज़ा आता है, कौन सा काम आपको अच्छा लगता है, जिसको आप इंजॉय करते हैं, जो आपको थकाता नहीं है। सबसे ज़्यादा ये कि आपको कोई कहे कि दोबारा ये करते हैं, आपको हाँ दोबारा, मुझसे आप 3 घंटे बुलवा लें, मैं बोलता रहूँगा, क्योंकि मुझे मज़ा आता है। टाइम एंड स्पेस आउट, मुझे नहीं पता कितनी देर हो चुकी है मुझे बोलते हुए। ठीक है, मैं प्रोग्राम्स करता हूँ अगर, तो 3 घंटे, अच्छा अभी 3 घंटे गुजर गए, ओहो अच्छा अब नेक्स्ट वीक आना पड़ेगा। वो चीज़ जो आपको टाइम एंड स्पेस से आउट कर दे, आपको ना पता हो कि आपको थकन कितनी हो रही है, और जो है वो आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, आपको कोई फिक्र नहीं है, वो काम आपके लिए बना, ये आपको फील हो जाएगा, आप ढूंढेंगे अपने अंदर। वो ये एज बड़ी इंपॉर्टेंट एज है, ये वो खास एज है जिसमें आपको ढूंढना पड़ता है और आपको मिल भी जाता है, मज़े की बात। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप ये ढूंढ रहे होंगे, तो एक थ्योरी है उसकी, क्योंकि वक्त का मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, उसको कहते हैं दी वन थिंग थ्योरी। कि जब आप ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपका टैलेंट क्या है, तो फिर आपने एक चीज़ को पकड़ना है। इसको खालिस उर्दू में कहते हैं कसीरुल मकासिद नहीं बनना। कसीरुल मकासिद का मतलब है कि बहुत सारे काम नहीं पकड़ने हैं, कि ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी, ये भी कर, ऐसा नहीं। एक काम, ये आपकी आगे प्रोफेशनल लाइफ में या जो इसके बाद आपकी स्टडीज़ होंगी, उसमें बड़ा काम आएगी आपको ये चीज़, कि जब आप एक कोई फील्ड पकड़ते हैं, ये मालूम कर लेने के बाद कि आप इस चीज़ के लिए बने हैं, ये फील आपको हो जाती है कि आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो फिर आप उस चीज़ में अपनी वो सारी एनर्जी लगाते हैं रिजल्ट्स लेने के लिए, द वन थिंग। ठीक है, उसमें आपको ये मालूम पड़ता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, क्योंकि आपको अंदर से फील हो रहा होता है कि मैंने किया ये बहुत दफ़ा। एडिसन के बारे में कुछ जानता हो? एडिसन के बारे में कुछ जानता है आपसे? जी,
बल्ब इजाद किया था, ठीक है। और आपको मालूम है कि कितनी दफ़ा कोशिश की थी? ये सबसे, हाँ बिल्कुल जरूर, आप बैठ जाए। 999, ओके फाइन। आप कुछ कह रहे थे? हाँ ठीक है, चले। एडिसन ने 999 दफ़ा कोशिश की, लेकिन उसने वो वन थिंग नहीं छोड़ी। और आज ये जितनी रोशनियां हमारे इर्द गिर्द है ना, ये उसकी वजह से है कि उसने वो बल्ब बनाया। आप कई चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप दूसरी दफ़ा नाकाम हो गए, तीसरी दफ़ा नाकाम हो गए, लेकिन आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहे हैं, तो फिर आपने उस चीज़ को ही फॉलो करना है। वो दी वन थिंग है। हमारे यहाँ होता क्या है, हमें बताया नहीं जाता कि हम क्या बनना है। हमें पता ये लगता है कि वो अच्छा मोहल्ले में डॉक्टर साहब है और डॉक्टर साहब ने पिछले हफ्ते काली गाड़ी ली है, तो वो कह देते हैं कि आपने भी डॉक्टर ही बनना है। बच्चा क्या पता है इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा हो। ये बात आपको बतानी होती है, ये बात आपको समझानी होती है, और ये आपको प्रूव करनी होती है पेरेंट्स को। प्रूव कैसे करनी है? जब आप कुछ करके दिखाएंगे। ऐसे ही नहीं कि नहीं मुझे डॉक्टर नहीं बनना या मुझे इंजीनियर नहीं बनना, ये आपको बताना पड़ता है, अपने पेरेंट्स को दिखाना पड़ता है। और वो कैसे? आपके रिपोर्ट कार्ड्स घर जाते हैं, आपकी एक्टिविटीज़। एक बात याद रखिएगा, पेरेंट्स को सब पता होता है। अगर आप ये समझेंगे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पेरेंट्स की आपको नहीं पता और आप बड़े चालाक हैं और कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स और टीचर्स को सब पता होता है कि जो यहाँ पर खड़ा आपको पढ़ा रहा है उसको मालूम है कि वो वाला स्टूडेंट उधर पीछे बैठा क्या कर रहा है, ये वाला स्टूडेंट क्या कर रहा है, इससे ये क्वेश्चन किया जाएगा तो फ़ौरन बताएगा, ठीक है। तो एक दफ़ा मुझसे करते हैं, सब इसी तरह करते हैं, थोड़ा बहुत चलता है। मैं किसी चीज़ में थोड़ा हो गया, इन्वॉल्व हो गया लेक्चर के दौरान, मुझे नहीं मालूम था, एक स्टूडेंट से क्वेश्चन किया गया, वो खड़ा होकर जवाब दे रहा था। मुझे एकदम से सर ने मुझे कह दिया, आतिर आप बताएं सेम क्वेश्चन। मुझे पता ही नहीं था कि बात क्या हो रही थी, तो मैंने कह दिया सर सेम आंसर। तो उसके लिए भी थोड़ा सा एक्टिव माइंड चाहिए कि वो टीचर का गुस्सा उस टाइम पे कम हो, हंसने लगे, अच्छा ठीक है बैठ। लेकिन टीचर को सब पता होता है, ठीक है। वो आपके साथ बस इसी तरह थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा और प्यार मोहब्बत से लेकर चलते हैं। इसी तरह पेरेंट्स को भी सब पता होता है। तो दी वन थिंग आपने अपने अंदर फाइंड आउट करनी है। और एक बात याद रखिएगा कि कुछ करना हो तो 100 रास्ते होते हैं, और कुछ ना करना हो तो 100 बहाने भी मिल जाते हैं, ठीक है। आपने सुबह ना आना हो तो बुखार भी हो रहा है, आना हो तो आप किसी को पता भी नहीं लगने देंगे कि बुखार हो रहा है, ठीक है, हो भी रहा होगा। तो ये चीज़ आपको तब पता चलती है जब आपके अंदर एक पैशन होता है। पैशन बहुत ज़रूरी है। और पैशन और प्रोफेशन ये कोई नहीं बताता यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। अब ये चीज़ शायद शुरू हो रही है और लोग इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपका पैशन और प्रोफेशन आगे लाइफ में जाकर एक होना चाहिए। इसी तरह आपकी स्टडीज़ और आपका पैशन एक होना चाहिए, ये आपने फाइंड आउट करना होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक खाली माइंड है और इस लेवल तक उस माइंड के ऊपर लिखा जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है, आप वो सब कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। और आगे चलकर उसमें से आपने अब बहुत सारी चीज़ें सीख ली ना आपने। अब उसमें से आपके सामने कहा जाए आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ मालूम नहीं है, और आपको कहा जाए क्या चूज़ करना है, तो आप नहीं चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तक इस वक्त तक की स्टडीज़ में आपको सब कुछ बताया गया है। आपको इंग्लिश भी सिखाई गई है, आपको आर्ट भी सिखाया गया, आपको इस्लामियात भी सिखाई गई है, आपको पाकिस्तान स्टडीज़ भी सिखाई गई है, हिस्ट्री भी सिखाई गई है, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, सब कुछ आपको मालूम है। ऐसा ही है ना? जितने सब्जेक्ट्स मैंने बोले हैं इससे ज़्यादा आप तमाम ने पढ़ रखे हैं, ऐसा ही है। अब इसमें से आप चूज़ करेंगे आगे जाकर, कुछ आपके साथ साथ चलते रहेंगे, कुछ एक स्पेसिफिक फील्ड होगी जिसको आप चूज़ करेंगे और उसको लेकर आगे चलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है और मेरा ख्याल है, मुझे तो सर्च करने पे यही पता चला कि वो इंडिया पाकिस्तान में ही बोला जाता है, वो लफ्ज़ है जुगाड़, ठीक है, जिसकी कोई आपको इंटरप्रिटेशन नहीं मिलेगी। आप गूगल करें इसका मतलब नहीं मिलेगा आपको, इसकी कोई इंग्लिश नहीं होगी, ठीक है। ये जो आसान रास्ता वो जुगाड़ का रास्ता होता है, जो कि वन थिंग के टोटली ओपोजिट है। ये पंखा है ना, इसका काम है हवा देना, ये वन थिंग पे परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। आप इससे कहें कि मैं इसका पर एक उतार के खोदना शुरू कर देता तो जुगाड़ है, ठीक है, वो सही नहीं हो सकेगा, थोड़े टाइम बाद ये पंखा खराब हो जाएगा या वो पर टेढ़ा हो जाएगा। तो ये वन थिंग में परफेक्शन है और ये परफेक्शन से सालों साल चलता रहेगा यहां तक कि जल ना जाए, ठीक है। तो आपने अपनी लाइफ में वन थिंग ढूंढनी होती है और उसके बाद आपने उसको लेकर आगे उसमें परफेक्शन, उसको बेहतर से बेहतर चलाते चले जाना। अच्छा, लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है। आप ये कहें कि आज हमारी लर्निंग पूरी हो गई,
आज हम प्रोफेसर बन गए, आज हम डॉक्टर बन गए, आज ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। लर्निंग का प्रोसेस एक एंड विथ आपकी ज़िंदगी के ख़त्म होने तक, हर इंसान की ज़िंदगी के ख़त्म होने तक वो लर्निंग का प्रोसेस चलता रहता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। और उसके लिए कैपेसिटी अपने अंदर रखनी होती है, सीखने की कैपेसिटी। जिस दिन आपने ये कह दिया कि आज मुझे सब पता चल गया, डाउनफॉल शुरू हो जाता है, गिरने लग जाते हैं आप, क्योंकि इतना आगे जा रहा है दौर, इंसान इतनी तरक्की कर रहा है कि कुछ भी एक जगह पर रुक नहीं सकता। आयरन एज, स्टोन एज में गारों में रहते थे इंसान, अगर आपने इस बारे में जानते हैं तो। इंसान वहां से निकला, उसने शहर आबाद कर दिए, जहाज उड़ा दिए, ठीक है, आगे से आगे बढ़ता गया। आज इंटरनेट का दौर आ गया। कोई आज से ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 25-30 साल पहले शायद कुछ सोच भी नहीं सकता था कि आप गूगल करेंगे और आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इंसान आगे बढ़ता चलेगा। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आज मुझे सब पता लग गया, वहाँ से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। हमें उतना पता होता है जितना हमने सीखा होता है। तमाम इंफॉर्मेशन हम तक नहीं पहुँच सकती है। जो मैंने कहा है खाली ब्रेन, उस खाली ब्रेन तक वो सब कुछ पहुँचता है जो वो सीखता है। कुएं के मेंढक वाली स्टोरी किसी ने सुनी है? ये लफ्ज़ तो सुना होगा, लेकिन इसकी स्टोरी सुनी है कि क्यों कहते हैं कुएं का मेंढक? एनीवन? अच्छा, वो एक सबक आमोज सी स्टोरी ऐसे बनाई गई है कि एक कुआं होता है, उस कुएं में एक मछली आ जाती है और वहां पर एक मेंढक ऑलरेडी मौजूद होता है। वो मछली आती है तो वो कुएं में जो मेंढक होता है वो उससे पूछता है तुम कहाँ से आई हो? तो वो कहती है मैं समंदर से आई हूँ। उसने कहा समंदर कितना बड़ा होता है? मेंढक कहता है। तो वो कहती है बहुत बड़ा होता है। तो अपने हाथ खोल के कहता है छोटे छोटे, इतना बड़ा होता है? कहते नहीं इतना नहीं, इससे बहुत बड़ा। और खोलता है, इतना बड़ा होता है? मछली कहती है नहीं इससे नहीं, इससे भी बहुत बड़ा। तो वो कहते हैं कि क्या इस कुएं जितना बड़ा होता है? बहुत हैरान होके कि क्या इस कुएं जितना बड़ा होता है समंदर? कहती नहीं इस जैसे तो लाखों कुएं आ जाए उसमें। कहते हैं इस कुएं से बाहर भी कोई दुनिया? तो वो कहती है हाँ, इस कुएं से बाहर बहुत दुनिया। यानी कि हमें अक्सर मालूम ही नहीं होता कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इसके बाहर भी बहुत दुनिया है। जितनी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है, जितना कुछ हमें मालूम पड़ा है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हमने सीखना है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपकी लाइफ में कुछ भी फाइनल उस टाइम तक नहीं हुआ होता, जब तक कि मतलब आपकी लाइफ चल रही है और आप सीखते जाएंगे, आगे से आगे चीज चलती जाएगी, ठीक है। इसके बाद सक्सेसफुल हर इंसान होना चाहता है, हर इंसान की कोशिश होती है कि उसको सक्सेसफुल होना है। उसके लिए मैं आपको 4-5 पॉइंट्स बताऊंगा। एक तो उस पर बात होगी, स्ट्रगल के ऊपर बात होगी, सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। दूसरी चीज़ पर भी बात होगी, वन थिंग। वो वन थिंग क्या? आपका फोकस। आप जिस चीज़ की तरफ तवज्जो ज़्यादा रखेंगे ना, वो चीज़ आपके माइंड में चलती रहेगी। आपने कभी गौर किया जब आप ड्रामा देख रहे होते हैं या कोई प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो एड्स चलते हैं, एडवर्टाइजमेंट बार बार चलता है, बार बार एडवर्टाइजमेंट बार बार चल रहा है। कहते हैं अच्छा पता लग गया ना, यही घर में यूज़ हो रहा है, बार बार क्या बता रहे हो? ये आपके माइंड के साथ प्ले कर रहे होते हैं। क्या आप जाएंगे ना जब मार्केट में, तो आपने सिम लेनी है तो आप सबसे पहले जाके कहेंगे यूफोन की दे दो, ठीक है, क्योंकि आपने दिन में 100 दफ़ा यूफोन का ऐड सुना है। ये आपके माइंड के साथ प्ले कर रहे होते हैं, साइकोलॉजी है। यही सेम चीज़ फोकस से आती है। अच्छा, फोकस भी दो तरह का, ये माइंड की स्टडी फिर तवील है थोड़ी सी, फिर कभी इस पर डिस्कशन करेंगे, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। जब आप फोकस करते हैं किसी चीज़ पे ज़्यादा, तो वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, वेव्स निकलती हैं, ठीक है। ये आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। आपने टैलेंट फाइंड आउट कर लिया अपने अंदर, आपने वन थिंग फाइंड आउट कर ली, अब आपने फोकस करना है। वो एडिसन वाली बात, एडिसन वाला सवाल उधर ही रह गया था। 999 दफ़ा कोशिश की, नाकाम हुआ, फिर बल्ब बना लिया। उससे किसी ने कहा 999 दफ़ा नाकाम हुए हो? कहते नहीं, 999 तरीके बता दिए जिनसे बल्ब नहीं बनता, ठीक है, जिनसे बल्ब नहीं बनता। एक तरीका तो वो हो गया जिससे बल्ब बनता है, 999 वो बता दिए जिनसे बल्ब नहीं बनता। ये भी अपनी काम की परफेक्शन है, ठीक है। फोकस जरूरी है। स्ट्रगल आपको पहले बता दी। इसमें फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है हैबिट्स। और याद रखिएगा कि हैबिट्स बनने की जो सबसे प्रॉपर एज है वो ये एज है जिस एज में आप लोग हैं। इस एज में आप लोगों की हैबिट्स बनती हैं, किसी भी चीज़ की हैबिट्स इस एज में आकर बनती हैं। अब वो हैबिट्स पे आपको कैसे काम करना है? सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगा, रीडिंग, बुक्स रीडिंग, जो कि आपके कोर्सेज के अलावा है। लेयर टाइम में आप
बुक्स पढ़ सकते हैं। इसकी हैबिट आपको ज़रूर बनानी चाहिए, ये सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट है सक्सेस का कि आप लाइफ में सक्सेस कैसे ले सकते हैं। तो बुक्स बड़ी ज़रूरी है, अपने इंटरेस्ट की बुक्स जो है वो आप पढ़ेंगे, आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। सेकेंड थिंग इज़ दैट रिस्पेक्ट, उस इंसान की रिस्पेक्ट जो आपका मोहसिन है, जिसने आपके साथ भलाई की हो, जिसने आपके साथ भलाई की हो। आपकी ज़िंदगी में आपके सबसे बड़े मोहसिन कौन है? आप बोलिएगा। और बिल्कुल सही है, पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये आपके सबसे बड़े मोहसिन है। पेरेंट्स आपको बनाते हैं, लेकर चलते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। आप छोटे से होते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आपकी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। उसके बाद आपको मेंटर्स के हवाले कर देते हैं, जो आपको सिखाते हैं, आपका माइंड ऐसा खूबसूरत बनाते हैं कि फिर आप दुनिया में जब कोई नाम कमाते हैं तो पता लगता है कि अच्छा ये तो हमारे टीचर ने सिखाया था। एक जुमला होता है जो माइंड में जो है वो हमेशा रहता है, वो एक टीचर का होता है। ठीक है, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है आपकी सक्सेस के लिए, ख़ास तौर पे उन लोगों की जो आपके मोहसिन है। ये आपको फाइंड आउट करना होता है कि सबसे बड़े मोहसिन कौन है, वो टीचर्स और पेरेंट्स होते हैं। पॉजिटिविटी ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको बड़ा शॉर्ट करके मैं आपको बताऊंगा कि आपको टाइम को मैनेज करना होता है अपने जिस तरह आपका यहाँ पर एक स्केड्यूल होता है ना कि ये पीरियड इतने मिनट्स का होगा, ये इतने मिनट्स का होगा, इस तरह अपनी पूरी लाइफ को आपको स्केड्यूल करना होता है कि आपने इस टाइम पे स्टडी करनी है, इससे इस टाइम तक स्टडी ही करनी है, उसके बाद इससे इस टाइम तक आपने कोई एक्टिविटीज़ करनी है, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आपको टाइम को मैनेज करना होता है सक्सेस लेने के लिए। अगर आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा कहेंगे अच्छा अभी पढ़ भी लेते हैं, साथ खेल भी लेते हैं, साथ फ़ोन भी यूज़ कर लेते हैं, तो वो एक जगह पे फोकस नहीं रह सकता। ठीक है, क्वेश्चन करना चाहे तो आप कर सकते हैं जी। सक्सेसफुल होने के लिए आपको इस सारे जो मैंने आपको पूरा लेक्चर बताया इस टाइम पे, उससे आपको ये समझ, आपको क्या लगता है कि ये सवाल मैं आपसे करूं कि आपको क्या लगता है कि वन थिंग पे अमल क्यों करना चाहिए? एडिसन का भी जिक्र हुआ था, एडिसन की खास बात क्या है? हाँ, ये वन थिंग है, ये वन थिंग है। तो जिस एक चीज में परफेक्शन आपको मिल जाएगी ना, उसको सक्सेस कहेंगे। अगर बहुत सारी चीजें होंगी साथ तो ठीक है, एक अच्छी लाइफ होगी, सब जैसी होगी, लेकिन एक नाम नहीं होगा, स्टीव जॉब्स नहीं होगा, ठीक है, एडिसन नहीं होगा, आइंस्टाइन नहीं होगा। इनके पीछे एक चीज है। आप जितनी सक्सेस स्टोरीज देखेंगे, इनके पीछे कोई एक चीज होगी, वन थिंग होगी जिसमें वो सक्सेसफुल है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी। कामचोरी जिसे कहते हैं ना, कामचोरी और इजी वे फर्क है। जिस चीज में आपको मजा आ रहा है ना, वो तो ऑटोमेटिकली आपको इजी लगेगी और आपको उसी को चूज करना है। स्ट्रगल एक डिफरेंट चीज है, वो तो आपने फाइंड आउट कर लिया, आप तो बने ही उस चीज के लिए। ठीक है, मुझे ये बोलने के लिए सीखना नहीं पड़ेगा कुछ पीछे से जाके, ये मेरा इजी वे। आप इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, ये बिल्कुल सही है। वो चीज जब तक के इजी वे, स्ट्रगल तब तक है जब तक आपको मालूम नहीं पड़ता कि आप किस चीज के लिए बने, आपका टैलेंट क्या है। जब आपका टैलेंट आपको मालूम पड़ जाए, फिर आप उसमें आगे से आगे निकलने की स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ये सही है। ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना। ट्रेंड्स आप फॉलो करेंगे, आपको अंदर से आवाज आ रही है, आपने शायद आपको थोड़ा समझने में गलती हो गई तो आपने दूसरी फील्ड चुन ली और आपको उसमें मजा आने लग गया, तो आपको अंदर से जवाब आएगा, कोई नहीं बताएगा, फ्रेंड्स नहीं बताएंगे, आपको अंदर से मालूम पड़ जाएगा कि अब जो मैंने फील्ड चुनी है ये मेरे लिए है और इसमें मुझे मजा आ रहा है, ये मेरा टैलेंट है। आपको उसके रिजल्ट्स भी पता लगने लग जाएंगे। तो अभी वो डिफिकल्ट है मेरे लिए अचीव करना। नहीं, डिफिकल्ट फिर नहीं रहता, ये आप जब फाइंड आउट कर लेंगे ना, फिर आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जब आपको एक चीज़ में इंटरेस्ट है, फिर आप खुद ब खुद उस चीज़ को, उसकी तरफ जाएंगे और उसमें से आप आउटपुट आपकी नज़र आएगी आपको खुद। हाँ, आपके टीचर्स आपको जानते हैं, जिस तरह पेरेंट्स आपको जानते हैं ना कि इस टाइम पे बच्चों को भूख लगती है, टीचर्स को पता होता है कि ये वाला स्टूडेंट इसमें अच्छा है। इंपॉर्टेंट चीज़ थी क्योंकि टाइम शॉर्ट है, वो बताता है चलो कि शेयरिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कभी भी अपने थॉट्स अपने माइंड में मत रखें। वो लोग जिनका बताया था कि मोहसिन है आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स, उनसे थॉट शेयरिंग करें, उनको बताएं मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, ये पढ़ना अच्छा लगता है। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप शेयरिंग करते रहें उनसे ना, तो आपको आसानी होगी फिर ज़्यादा। अगर आप किसी चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, वो आपको बता देंगे कि अच्छा ऐसे करना है। ठीक है, लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप अपने टीचर को बताएं, कम्युनिकेट करें,
अपने पेरेंट्स को बताएं, आपकी बात नहीं समझते हैं अपने टीचर को बताएं। पहले आप कम्युनिकेट करेंगे, वो समझ जाएंगे, नहीं समझते हैं टीचर को बताएं, टीचर कम्युनिकेट करेंगे, वो रिजल्ट्स नज़र आ जाते हैं। फिर जब वो देखेंगे कि ये अच्छा है तो फिर वो उस चीज़ को मानेंगे ज़रूर। ठीक है, शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, आपने बताना है, अंदर नहीं रखना चीज़ को। सर मैं आर्मी ऑफिसर बड़ा शौक है, लेकिन सारे कहते हैं कि गर्ल्स के लिए आर्मी में बहुत कम स्कोप है, तो सारे कहते डॉक्टर में कि मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ। देखें, आप जा सकती हैं, जो आगे आपको जो इसकी वेज है ना, उन वेज को आप, जिस तरह मैंने आपको कायद-ए-आज़म की एग्जांपल दी कि वो पढ़ने बिजनेस गए थे, वहाँ पे पढ़ लॉ लिया, आखिर में क्या किया, पाकिस्तान बना दिया, सबको आज़ाद करवा दिया उसी लॉ की बेस पे। तो जब आप अपनी फील्ड्स चुनेंगे, जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं वो आप देंगे, तो फिर आप किसी को जो है वो आप बताते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, अपने पेरेंट्स को बताते हैं मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ के लिए बनाऊँ। देखिए उन्होंने, वो कहते हैं स्कोप, आपके ज़हन में स्कोप है ही नहीं, वही कि आपको फिक्र नहीं है कि मुझे इसमें क्या मिलेगा, लेकिन मेरा पैशन ये है। ठीक है, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं और ज़रूर करें। चेंज कर दें, इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है ना, वो टैलेंट नहीं है। नहीं, इंटरेस्ट जब है तो फिर टैलेंट डेफिनेटली है। देखिए एक चीज़ होती है जो दिखने में खूबसूरत लग रही होती है, वो इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट मैंने जैसे बात की पहले कि इंसान के अंदर एक फील होती है, वो महसूस करता है, और वो फिर खुद ब खुद, जिस तरह मैंने कहा कि वो टैलेंट आपको खुद बता रहा होता है कि उठो और ये करो, मुझे करो। मतलब एक पेंटिंग है, वो पेंटर को कहेगी कि मुझे बनाओ, वो ये नहीं कहेगा अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है पेंटिंग बनना, मतलब बड़ा मज़ा आ रहा होता है, बना रहे हैं पेंटर्स, मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन मैं बना नहीं सकता हूँ, ये मुझे पता है मेरे अंदर क्या है। आपके अंदर की चीज़ आपको बता रही होती है कि इंटरेस्ट, उस तरह से कोई चीज़ खूबसूरत लग रही है वो ठीक है, लेकिन आपके अंदर का इंटरेस्ट क्या है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। वो आपको उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ की तरफ लग जाते हैं, खुद ब खुद करने लग जाते हैं, और फिर आप करते करते परफेक्ट होते जाते हैं। आप जा सकती हैं, जो आगे आपको जो इसकी वेज है ना, उन वेज को आप, जिस तरह मैंने आपको कायद-ए-आज़म की एग्जांपल दी कि वो पढ़ने बिजनेस गए थे, वहाँ पे पढ़ लॉ लिया, आखिर में क्या किया, पाकिस्तान बना दिया, सबको आज़ाद करवा दिया उसी लॉ की बेस पे। तो जब आप अपनी फील्ड्स चुनेंगे, जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं वो आप देंगे, तो फिर आप किसी को जो है वो आप बताते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, अपने पेरेंट्स को बताते हैं मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ के लिए बनाऊँ। देखिए उन्होंने, वो कहते हैं स्कोप, आपके ज़हन में स्कोप है ही नहीं, वही कि आपको फिक्र नहीं है कि मुझे इसमें क्या मिलेगा, लेकिन मेरा पैशन ये है। ठीक है, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं और ज़रूर करें। चेंज कर दें, इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है ना, वो टैलेंट नहीं है। नहीं, इंटरेस्ट जब है तो फिर टैलेंट डेफिनेटली है। देखिए एक चीज़ होती है जो दिखने में खूबसूरत लग रही होती है, वो इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट मैंने जैसे बात की पहले कि इंसान के अंदर एक फील होती है, वो महसूस करता है, और वो फिर खुद ब खुद, जिस तरह मैंने कहा कि वो टैलेंट आपको खुद बता रहा होता है कि उठो और ये करो, मुझे करो। मतलब एक पेंटिंग है, वो पेंटर को कहेगी कि मुझे बनाओ, वो ये नहीं कहेगा अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है पेंटिंग बनना, मतलब बड़ा मज़ा आ रहा होता है, बना रहे हैं पेंटर्स, मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन मैं बना नहीं सकता हूँ, ये मुझे पता है मेरे अंदर क्या है। आपके अंदर की चीज़ आपको बता रही होती है कि इंटरेस्ट, उस तरह से कोई चीज़ खूबसूरत लग रही है वो ठीक है, लेकिन आपके अंदर का इंटरेस्ट क्या है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। वो आपको उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ की तरफ लग जाते हैं, खुद ब खुद करने लग जाते हैं, और फिर आप करते करते परफेक्ट होते जाते हैं। बैड मीन्स मतलब कोई गलत रास्ते से हासिल करना होगा। अच्छा, मुमकिन ही नहीं है रिजल्ट अच्छा हो, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। देखें हो नहीं सकता है ना। आप ये चीज़ की दुनिया में देखिए, असबाब की दुनिया है, इसको आप समझते हैं कि जो हैपनिंग हो रही है ना, वो रिजल्ट होगा किसी चीज़ का। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गलत रास्ते पे जाएं और आपको सही चीज़ मिल जाए, ये मुमकिन नहीं है। इसकी एज एक तो बहुत थोड़ी होती है, ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मिल भी जाता है ना, तो इसकी एज बहुत थोड़ी होती है। जिस तरह एक फ्लेम है ना, फ़ौरन से भड़केगा और फिर बैठ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह अगर आपको किसी गलत रास्ते पर जाकर थोड़ी सी सक्सेस या कोई ऐसी चीज़ बड़ी चार्मिंग से मिल जाती है थोड़े टाइम के लिए, उसमें बरकत फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं होगी। ठीक है, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस आपको बचपन में इसीलिए बताया जाता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता चलें। उस जहन को सिर्फ ये पता होता है कि अच्छा आराम आराम से भी चलना, लेकिन उससे बड़े होते जाएंगे तो फिर जहन को ये भी पता होगा कि पॉजिटिव रास्ते को अपनाऊंगा तो बेहतर होगा। ठीक है, पॉजिटिव रास्ते पे चलूंगा तो मेरे लिए आसानियाँ होंगी और फिर बरकत। आप सुनते होंगे, किसी से सुने कि कोई होगा
जिसके घर में 30,000 सैलरी से गुजारा हो जाता है। किसी की सैलरी पता लगेगा कि उसकी सैलरी है 2 लाख, फिर भी वो महीने के आखिर में रो रहा है, नहीं यार गुजारा नहीं हो रहा, बरकत है। ठीक है, उसके पीछे क्या वेज हो सकती हैं कि वो 2 लाख क्या पता सैलरी है यार, ये कुछ अंडर मीन्स से कुछ चीज़ें ले रहे हैं, क्या सोचा हुआ है पीछे कि अच्छा हाँ मेरे वो चीज़ें अच्छी कि 1.5 लाख 2 लाख आएगा, 50,000 जो है वो लंगर लगाया करूँगा, गरीबों को खाना खिलाया करूँगा। नहीं, ये वे अच्छा नहीं। बैड मीन से अब अच्छा काम नहीं कर सकते, ज़ीरो हो जाता है सब कुछ। ठीक है, Thank you. Thank you. Time Thank in you. this hot weather. You have spent a lot of time, and I really we enjoyed your talk. my pleasure. आप लोगों को मज़ा आया बच्चों? I hope you have learned so much. अभी आपने questions थोड़े कम किए हैं, might be a little bit shy, but it's going to be आपका frequent ये रहेंगे sessions आपके पसंद के topics के ऊपर. It's a small token of appreciation from Thank you our so side. much. Thank you so much. Thank you so much.